अच्छा, ये बताइए सर कि आप डिटेन भी हुए थे मार्शल लॉ के दौर में, तो वो क्या सिलसिला था, वो क्या मुश्किलात? ये ऐसा हुआ था कि अल्लाह बख्शे नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर और एक इंतहाई ईमानदार, ऑनेस्ट और एक जमहूरियत पसंद शख्सियत थे। तो उस वक्त क्या किया, ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि उससे पहले ही तहरीक निजात वाला सिलसिला जो हुआ था और उसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के पैरेलल खड़ी हो गई थी ना, इंतकामी कार्रवाई हुई थी उसमें। तो वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब का एक बहुत बड़ा रोल है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब ने मियाँ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है कि उन्होंने एक साथ बिठा के और उनको समझाया कि मसला ये है कि अब एक होना पड़ेगा आपको, और आप लोग एक हों तो हम सब एक होंगे, और हम जो है कि इस जमहूरी प्रोसेस को जो है ना, जो डिरेल हो गया है, इसको रिस्टोर सिर्फ और सिर्फ हम जमा होके और हमारी यकजहती के साथ ही कर सकते हैं। उसमें बीबी की भी बात समझ में आ गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आपने देखा होगा कि मोहतरमा फिर जद्दा तशरीफ़ ले गई थी, तो जद्दा फिर मियाँ साहब के साथ उनकी काफ़ी तवील इस पर मुलाकात हुई। फिर एक डॉक्यूमेंट्स बना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फिर दोनों जमातें और बहुत सारी सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आईं जो उस डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा थी। और नवाबज़ादा साहब ने इस वक्त एक इत्तेहाद बना था, जैसे आज PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उस तरह बना था ARD, अलायंस रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है। तो उसमें हम उसका हिस्सा थे, मैं भी उसमें जो है कि वो जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर हम काम करता था। तो ये एक प्रोग्राम मीटिंग हुई थी, ज़फ़र इकबाल झगड़ा जो हमारे सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, इनके यहाँ झगड़े में के 1 मई के हवाले से नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब ने होल्ड की थी कि हमने एहतजाज किस सूरत में करना है। तो उस मीटिंग में जब हम गए थे पेशावर, तो वहाँ फिर आखिर में तय ये हुआ था कि नवाबज़ादा साहब ने और सब ने मुशावरत ये हुई कि इस दफ़ा 1 मई पे जो है कि हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और लेबर डे होगा और दुनिया में इसको मनाया जाता है, और हम जो है कि लेबर डे इस दफ़ा कराची में मनाएंगे, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल ख़बर भी होती है और आपकी लेबर कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है और बड़ी फ़ाल भी हैं और बड़े बाशऊर भी हैं। तो डिसाइड हो गया प्रोग्राम के 1 मई वहाँ मनानी है। तो अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना है। अब मुस्लिम लीग नून में लेबर विंग का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मैं था, मुझे जिम्मेदारियां दी गई, और पीपल्स पार्टी में अल्लाह बख्शे, देखें हमारे कितने साथी हमारे साथ से चले गए ना, मेरे साथ से जो है अल्लाह उन जन्नत फिरदौस में जगह दे। ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल होते थे लेबर ब्यूरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा, उन्हें जिम्मेदारियां दी गई उनको भी, और निसार खोड़ो साहब जो है कि उस वक्त हमारे सदर होते थे, जैन अंसारी मुस्लिम लीग नून के ARD में जनरल सेक्रेटरी होते थे इसी तरह। तो इन्हें जिम्मेदारियां दी गई कि 1 मई का प्रोग्राम हमने कराची में करना है। तो हम यहाँ आगे वापसी आगे तैयारियाँ हमने शुरू कर दी। जब तैयारियां शुरू कर दी तो अप्रैल की 25 से ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। अच्छा, अब 27 तारीख को नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब ने और जावेद हाशमी साहब ने कराची तशरीफ़ लाना थी, और इन्होंने यहाँ पे लोगों को फिर मज़ीद जो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया था उसको देखना था, उसकी ब्रीफिंग लेनी थी और लोगों को और मोटिवेट करना था। तो 27 को जब नवाबज़ादा साहब और जावेद हाशमी साहब जब रवाना हुए मुल्तान से, तो हम एयरपोर्ट गए लेने के लिए, तो इन्हें एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया। काफ़ी देर हमारे इंतज़ार करने के बाद पता ये चला कि नवाबज़ादा साहब और जावेद हाशमी साहब को बाहर नहीं आने दे रहे ना, कि नवाबज़ादा साहब का हुक्का भी वो एक SSP जो है वो लेके अंदर जा रहा था, उसके साथ कुछ सिपाही थे। तो हम समझ गए थे बस। मैंने मेरे साथ इमदाद चांडियो था और मैंने कहा यार चलो अभी चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये निकलने दें यहाँ से। तो फिर राजा ज़फ़रुल हक साहब का फ़ोन आ गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एजाज शफ़ी के यहाँ रखी थी नवाबज़ादा नसरुल्लाह की और जावेद हाशमी की। तो मियाँ एजाज शफ़ी अल्लाह बख्शे उन्हें और दर्जात बुलंद करे, मोल्टी फॉर्म में, और MNA भी थे, हमारे ऑनर भी थे उसके एक इंडस्ट्री के। तो वो उनके घर पे तो 25 से पहले ही छापा पड़ा था, तो वो रुपोश हुए थे। अच्छा, तो फिर हमें कहा गया कि आप जाके इन्हें निकलने नहीं दे रहे, तो आप जाके हालात का सब बताएं मीडिया पे जो है।
तो फिर हम आ गए एयरपोर्ट से, जब हम प्रेस ब्रीफिंग देने लग गए, मैं और इमदाद चांडियो, तो उस वक्त फिर हल्ला बोला, पुलिस ने दीवारें फलांग के आई। तो ZTV उस ज़माने में चला करता था, बाकी चैनल वगैरह नहीं थे, वो बाकी BBC और ये सारे चल रहे। आपको वहाँ से डिटेन करके, हाँ, वो फिर उन्होंने वो आए, हमें अरेस्ट कर लिया वहाँ पर। तो बड़े मुश्किल दिन थे फरासत साहब वो हमारे। और आप ये हिसाब कर लें कि हम घरों पे नहीं सोते थे, हम कई दोस्तों के पास, कभी होटल में, कभी किसी जगह ये सिलसिला होता था। और उसी असना में हमारे एक दोस्त, हमारे प्यारे साथी एक बार राहत साहब वो शहीद हो गए थे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि आप ख़ुद भी माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त कारकुन की हैसियत से ऊपर आते रहे मुस्लिम लीग में, और सीनियर लीडरशिप के साथ आप बिल्कुल कांटेक्ट में हैं इस वक्त। तो वो जो कारकुन का एक स्टेटस है जो आपका भी रहा है, तो आप इतना क्लोज़ होने के बावजूद, इतनी मतलब एज एडवाइज़र भी आप काम कर रहे हैं, उनको सजेशंस देते हैं, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है आपका, तो आपको वो स्टेटस क्यों नहीं मिल सका मुस्लिम लीग के अंदर कि जो आपका हक भी बनता है, और आपको कहीं सामने, पब्लिक के सामने होना चाहिए, किसी कोई डिजिग्नेशन मिलनी चाहिए थी आपको? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, बात ये है कि फरासत साहब, हम यही नहीं कि मुस्लिम लीग नून, हमारे यहाँ जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं उनके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना हुआ, कोई ऐसा सेल नहीं बना हुआ कि जो कारकुनान की लिस्ट बनाए और जिस वक्त गवर्नमेंट आए तो उनको अकोमोडेट किया जाए ना, ताकि एक कारकुन जो होता है वो पार्टी का ईंधन होता है ना। जिस तरह गाड़ी होती है वो बगैर पेट्रोल के नहीं चल सकती है, जहाँ पेट्रोल ख़त्म होता है आप देखें गाड़ी वहाँ रुक जाती है झटके मार के ना। लेकिन हमारी ये बड़ी बैड लक रही है। मैं आपको अपना ही एक बता दूं कि मतलब मैं वो शख्स था कि नवाज शरीफ साहब बरमला ये बात बोलते थे कि ये जद्दे के अंदर ड्राइंग रूम में भी बैठे, सुरूर पैलेस में भी हमारे काफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। सुबान खान थे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर KPK हुआ करते थे, मलक जहांजेब खान, अब मेरे साथ थे, एक ग्रुप ही था हमारा जो नारकोटिक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसी तरह पार्टी के बहुत सारे लोग थे, मियाँ साहब के भी कुछ दोस्त थे। तो मियाँ साहब ने वहाँ पर उनके दोस्त एक बराबर में शाजी बैठे हुए थे, तो कुछ उन्होंने वफादारी की बात की, तो नवाज शरीफ साहब ने मेरी तरफ इशारा किया और उनसे कहा, शाह साहब ये जो सामने बैठे हैं ना ये शख्स, ये गोरा सा, ये मूँछों वाला, तो हंस रहे थे उसमें। तो कहने लगे कि ये वो मेरा वर्कर और वो मेरा डायाड बंदा है कि मैं शायद किसी मसलहत के तहत हो सकता है अपने मौक़िफ़ से एक सूत किसी उसमें आगे पीछे हो जाऊं, लेकिन इस पे मुझे इतना ट्रस्ट है कि ये एक सूत क्या, एक ज़रा भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा ना। मतलब है कि एक पार्टी लीडर का एक इतना कह देना जो है, एक बहुत बड़ी बात होती है। उसकी वजह ये है कि मैंने वो जितना अरसा रहे यहाँ, तो मुझे वो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये वाहिद आदमी है कि जिस वक्त मैं कोर्ट आता था तो ये मुझे रिसीव करते थे, और ये आखिरी बंदे होते थे जब मैं वापस जेल जाता था तो ये मुझे सी ऑफ किया करते थे कोर्ट से जो है। तो मतलब है कि हमने तो वो दिन गुजारे हैं कि रात दिन मैंने वहाँ जितने लोग आते थे मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान से हमारे कुछ मीडिया के दोस्त आया करते थे। आप बिलीव करें कि मैंने गुलशन इकबाल में मेरा एक बंगला था जो रेंट पे दिया हुआ था, वो मैंने बेच के उन दिनों में मैं, ये उस्मानिया रेस्टोरेंट होता था, यहाँ से हमारे लंच बॉक्सेस में इनसे मंगवाया करता था, और हमारे आने वाले पार्लियामेंटेरियन, हमारे मीडिया के लोग, इन लोगों को लंच बॉक्स देना डेली का, मतलब है कि जो 3 दिन कोर्ट लगा करता था। उसके अलावा मतलब है कि वकला हजरात आया करते थे, हमारे एजाज बटालवी साहब लाहौर से आते थे, ख्वाजा सुल्तान साहब हमारे लाहौर से आते थे, उन्हें लेना, उन्हें अवारी में छोड़ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब आप सब कुछ आपके पास था, अपॉर्चुनिटीज, हाँ, लेकिन क्या वो अक्सर इंटरनल पार्टी की आदत, मेरे पास MNAs MPAs आके ये बोला करते थे कि मलिक साहब ज़रा मियाँ साहब को बताइएगा यार हम आए थे, बताइएगा हम आए थे। तो मैं फिर मियाँ साहब को बताया करता था कि इस तरह मियाँ साहब फ़लाँ भी आए थे, फ़लाँ भी आए थे, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं था, उन्हें आने नहीं दिया था। अब वो सिलसिला ऐसा होता है कि जब पार्टी इक़्तिदार में आती है तो एक मखसूस कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, मतलब वो अपने, हाँ, अपने लोगों को वो एडजस्ट करते हैं। और उस वक्त वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं और जिन्होंने
यूं समझें कि उस ऑपोजिशन का दौर उन्होंने अपने घर से बाहर गुजारा होता है और बड़ी कसम पुरसी की हालत में गुजारा होता है। देखा, हम पे तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है मेरे रब का कि मेरी एक पॉलिटिकल फैमिली है, मेरे फैमिली में मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, हमारे बड़ों में, और हमारे अंदर एक पॉलिटिकल जर्म्स भी हैं, और एक अल्लाह ने जो है कि हमें इतना दिया हुआ है कि अल्लाह के फजल और करम से हमारा काम सफ़ेद पोशी के साथ चलता रहा है। लेकिन वो कारकुन जो हमारे साथ जो लब्बैक करके कायद की आवाज़ पे खड़े होते थे ना, मियां नवाज शरीफ साहब की, तो वो जो है कि रात को जब 3 बजे घर पहुंचते थे ना, 3 बजे, तो उस वक्त उनकी वालदा जाग रही होती थी और वो उस वक्त उनको खाना देती थी गर्म करके कि जनाब अली इसको मैं खाना दे दूं उसमें। तो आप ये सोचो कि 3 बजे कारकुन घर गया, उसने दुनिया का कोई काम नहीं है, वो सुबह निकला है, सिर्फ अपने मिशन पे निकला है, अपने कायद के बयानियों को जो आगे बढ़ाने के लिए निकला है। वो सारा दिन ख्वार होके मारे खा के जब रात को अपनी माँ के पास रात के तीसरे पहर पहुँचता था तो उस वक्त उसकी माँ उसको खाना देती थी, और वो उसके माँ और उसके अजीज़ो कारब यही समझते थे कि ये आज मुश्किल में है, कल इनका लीडर जो है वो इंशाअल्लाह ताला अच्छे हालात में होंगे, इनकी हुकूमत आएगी तो अल्लाह के फजल व करम से ये भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाएंगे और हमारे ख़ानदान की जो वाइस है उस वाइस को, उस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे, कुछ हमारे मसाइल का हल जो है कि वो बनेंगे। अच्छा सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आपने कभी इस नाराज़गी का इजहार किया मियाँ साहब से या बाकी जो सीनियर क़यादत हैं, देखिए सफदर हो गए या मरीम नवाज साहब? बात ये है कि हर बंदे का एक अपना मिजाज होता है ना, मेरा भी एक मिजाज है, क्योंकि मैं अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर, मेरी एक फैमिली का नाम भी रहा है, हम औलाद अली में से भी हैं, कुतुब शाही अवान हूँ मैं, ठीक है ना, तो एक रूहानियत वाला सिलसिला भी है हमारा। तो मुझे किसी के दर पे मुझसे रोया नहीं जाता, मैं सिर्फ रब के दर पे ही रोता हूँ, वहीं उसी के सामने झुकता हूँ ना मैं। बहुत अच्छी बात। तो हमारे अगर पार्टी के जो लीडरान हैं या जो भाग दौड़ जिनके हाथों में है, ये सारी चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए कि आया वो लोग जो पुराने चल रहे हैं पार्टी के साथ वो पार्टी का एसेट्स हैं। और पार्टी का देखें, आज हमारे मुल्क में आप ये देखें कि सब कुछ होने के बावजूद भी क्या होता है कि हर बंदा मायूसी का शिकार होता है। अच्छा, मायूसी का शिकार वो हर दौर में तकरीबन मायूसी का शिकार होता है। क्यों मायूसी का शिकार होता है? इस वजह से होता है कि हमारे यहाँ जो आम आदमी जो है, एक गरीब आदमी जो है ना, वो ना तो बच्चों को पढ़ा सकता है, ना बच्चों को अच्छा पहना सकता है, ना बच्चों को अच्छा खिला सकता है, ठीक है कि नहीं। और उसी की वजह से ये होता है कि किसी जगह पे कोई दवाई ना मिलने की वजह से एड़ियाँ रगड़ के मर रहा होता है, किसी जगह पे बच्चे को दूध ना मिलने की वजह से बच्चा जो है मर रहा होता है, और किसी जगह पे कोई पूरी की पूरी फैमिली खुदसूजी इस वजह से करती है कि उनके खाने के हालात नहीं होते। और जबकि हमारे मुल्क में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सब कुछ अता किया हुआ है हमको, तो वो नौसत सब पे आती है ना, वो सब पे वो नौसत आती है। इसी तरह पॉलिटिकल जमातों के अंदर अगर ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए, एक ऐसा सेल बन जाए कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको मेरिट की बुनियाद पे जो है ना कि आगे लाया जाए। इन कमज़ोरी हमारी सिर्फ यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइज है, इस्टेब्लिशमेंट में जो लोग आते हैं वो बड़े जीनियस और बड़े कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लेके आते हैं। हमारी पॉलिटिकल जमातें में, पॉलिटिकल फोर्सेस में भी एक मेरिट सिस्टम होना चाहिए कि वो जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग डिलीवर कर सकते हैं, जो विजनरी लोग हैं, उनको जो है ना प्रमोट किया जाए, जिससे आवाम का भी फ़ायदा हो और पार्टी स्ट्रांग हो जाए। बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात की है। अब क्या ये जो स्ट्रेटजी है, जो मैकेनिज़्म जिसकी तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं, क्या ये आप मुस्लिम लीग के अंदर ख़ुद इनिशिएटिव लेके क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप पार्टी की क़यादत से जाके ये बात अभी स्टार्ट कर सकते हैं कि जी मैं ये इनिशिएटिव लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि जो बाकी कारकुन भी हैं आपके जैसे माशाल्लाह बहुत एफ़र्ट्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, तो वो भी सामने आ सकें और वो कोई रोल प्रॉपरली, पॉजिटिवली और एक्टिवली अदा कर सकें पार्टी के लिए, देखिए मुल्क के लिए भी। इनफैक्ट असल मसला ये है कि हमेशा जो अवामी ताकत जो होती है ना, वो ताकत का सरचश्मा होती है। और अवामी ताकत, पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो कैसे शो करती हैं अवामी ताकत? वो इस तरह शो करती हैं
कि आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज जो होते हैं उनका डिफरेंट मीडिया हेडक्वार्टर्स के ऊपर जब वो एहतजाज रिकॉर्ड कराती है, तो फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब वो रिपोर्ट बनाती है तो उसको ये पता होता है कि जनाब अली पाकिस्तान के हर डिवीज़न के ऊपर जो है फ़लाँ जमात के कारकुनान जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट्स मीन कि इस एक ताकतवर जमात है और बहुत लोग इनके साथ हैं और अवाम इनके साथ है, तो इसका मतलब ये ताकत का सरचश्मा है। इनके साथ बैठ के बात की जा सकती है उसमें।